नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक। हेडलाइंस के बाद नजर मध्य प्रदेश की दिन भर की अब तक की 4 बड़ी खबरों पर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत राशि जारी कर दी। सिंगल क्लिक के द्वारा राशि दी गई। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर मौजूद रहे। सीएम शिवराज सिंह चौहान शिवपुरी से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने पहुंचे। इधर इंदौर में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की जन आशीर्वाद यात्रा निकली। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जमकर स्वागत किया, जगह जगह स्वागत किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने कहा कि जनता की सेवा उनकी सबसे पहली अभिलाषा है। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ दिल्ली पहुंचे, सोनिया गांधी से मिले। दोनों के बीच 1 घंटे तक मुलाकात चली और कई मुद्दों पर बातचीत हुई। कमलनाथ ने प्रदेश की गतिविधियों की जानकारी उनको दे दी। इधर इंदौर में डेंगू का प्रकोप है। 2 दिन में 8 नए मरीज मिले। सीजन में अब तक डेंगू मरीजों की संख्या 45 हो गई। जबलपुर भी पीछे नहीं, 123 केस अब तक सामने आ चुके हैं। चलिए अब इन तमाम को विस्तार से जानने का क्रम शुरू करते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शिवपुरी के बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा करने पहुंचे। जिले के पनघटा गांव में उन्होंने बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की और उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। इस दौरान पीडब्ल्यूडी मंत्री सुरेश धाकड़ भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने शिवपुर जिला मुख्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा बाढ़ प्रभावितों के खाते में ऑनलाइन 23 करोड़ 19 लाख रुपए से अधिक की राशि ट्रांसफर की है। बाढ़ प्रभावित लोगों से वर्चुअली संवाद भी किया। इस दौरान केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्वालियर चंबल अंचल में जिले और जो तमाम जिले हैं और विदिशा के जो प्रभावित जिले हैं उनको राहत देने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हर बाढ़ पीड़ित को संकट से निकालने में मदद करेंगे। राहत राशि और दूसरी मदद का काम पारदर्शिता और संजीदगी के साथ होगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश सरकार अब तक बाढ़ प्रभावित परिवारों के खाते में 52 करोड़ रुपए से अधिक की राशि डाल चुकी है। बाढ़ प्रभावितों से संवाद में सीएम शिवराज ने कहा कि कोविड महामारी की वजह से आर्थिक तंगी है, पर चिंता न करें, सबको बाढ़ आपदा के संकट से निकालने का काम होगा। प्रदेश सरकार राहत में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। मुख्यमंत्री ने कहा बाढ़ प्रभावितों की मदद और खराब हुई अधोसंरचना को फिर खड़ा करने के लिए प्रदेश सरकार ने 3 सूत्री रणनीति बनाई है। सभी प्रभावित जिलों के कलेक्टर को सर्वे का काम पारदर्शिता और गंभीरता से करने के निर्देश हैं। तो बाढ़ प्रभावितों को मदद का ऐलान हुआ था। मदद अलग अलग मदों में की गई। हर एक नुकसान को अलग कैटेगरी बनाकर उन्हें राहत दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड के बाद आर्थिक तौर पर परिस्थितियां गंभीर हैं, लेकिन फिर भी बाढ़ पीड़ितों को चिंता की आवश्यकता नहीं, हर तरह से मदद की जाएगी। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी वर्चुअली इस पूरे कार्यक्रम से जुड़े जो तमाम प्रभावित थे उनसे मिले हैं। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है और अधिकारियों को निर्देश दिया है कि फौरन सर्वे का काम करें, लेकिन पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ और पूरी गंभीरता के साथ करें। ये लोगों को भी कहा है कि इस वक्त चैलेंजेस या चुनौतियां बहुत सारी हैं, लेकिन फिर भी सरकार मदद में कोई कमी नहीं रख रही है। अभी तक लगातार हो रही मदद के द्वारा 52 करोड़ रुपए खातों में ट्रांसफर करना बताया है। तो शिवपुर और शिवपुरी दोनों जिलों के प्रभावित इलाकों का दौरा करते हुए, वहां की समीक्षा करते हुए सिंगल क्लिक से जो प्रभावित हैं, बाढ़ प्रभावित, उनके खातों में पैसे ट्रांसफर किए गए हैं। 3 सूत्री कार्यक्रम बनाया है। कलेक्टर को सर्वे का काम पूरा करने और पारदर्शिता गंभीरता से करने के निर्देश दिए हैं। 52 करोड़ रुपए अब तक इन तमाम खातों में ट्रांसफर किए जा चुके हैं और ये भी आश्वासन मिला है कि चिंता ना करें, सबको जो पुनर्निर्माण का काम है, उनका नुकसान है, उसकी भरपाई सरकार करेगी। इंदौर में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की जन आशीर्वाद यात्रा अपार जन समर्थन के साथ आगे बढ़ी। जगह जगह सिंधिया का मंच लगाकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने जमकर स्वागत किया। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की जन आशीर्वाद यात्रा अंतिम पड़ाव के तहत इंदौर पहुंची। इंदौर में विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 3 के जीपीओ चौराहे से ये यात्रा शुरू हुई। 6 विधानसभाओं में तकरीबन 19 किलोमीटर लंबा इस यात्रा का सफर रहा। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कार्यकर्ताओं का अभिवादन किया। सिंधिया की जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट उनके साथ ही रहे। अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में हारे जीते प्रत्याशी भी साथ आते गए। केंद्रीय मंत्री की जन आशीर्वाद यात्रा को ऐतिहासिक बनाने के लिए भाजपा ने
बड़े स्तर पर, व्यापक स्तर पर तैयारी की। प्रत्येक विधानसभा में 50 से अधिक मंचों पर जन आशीर्वाद यात्रा का स्वागत हुआ है। ये पहली बार हुआ जब किसी केंद्रीय मंत्री को यात्रा करने के लिए और उसके यात्रा के लिए इस तरह के व्यापक इंतजाम पार्टी ने किया। और इंदौर पहुंचे सिंधिया ने जन आशीर्वाद यात्रा के ठीक पहले बड़ी बेबाकी से हर एक सवाल का जवाब दिया, अपनी बात रखी। सिंधिया ने उनको मुख्यमंत्री बनाए जाने के उठ रहे सवालों पर कहा कि कभी भी राजनीतिक अभिलाषा उनकी ये नहीं रही कि वो सीएम बने। जनता की सेवा करना उनकी महत्वाकांक्षा है। महाराज मेरा अतीत था, ज्योतिरादित्य सिंधिया वर्तमान हैं। 2023 में विधानसभा चुनाव में नेतृत्व को लेकर भी कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कोविड काल में बाढ़ पीड़ितों के राहत के लिए मुख्यमंत्री ने दिन रात काम किया है। इस दौरान सिंधिया ने अपनी परिवार पर उठने वाले सवालों की भी सामना करते हुए जवाब दिए। राज परिवार का गौरवशाली इतिहास याद दिलाया, पूर्वजों की मुगलों से हुई लड़ाई का याद दिलाया। सिंधिया परिवार पर सवाल उठाने वालों को सूचना चाहिए नसीहत दी। सिंधिया ने कैलाश विजयवर्गीय को लेकर भी सवाल पूछे गए थे, उनका भी जवाब दिया और बहुत अच्छे रिश्ते बताए। दोनों मिलकर इंदौर का विकास करेंगे, ये संभावना व्यक्त की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान रात दिन अपने सेहत की परवाह न करते हुए, आप लोग भी अच्छी तरह से वाकिफ हैं, रात दिन मेहनत कर रहे हैं। कोरोना काल में, इस बाढ़ के वातावरण में जो ग्वालियर चंबल संभाग इसकी पूरी चपेट में आया है, रात दिन मेहनत कर रहे हैं। और जहां तक 2023 की बात है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी हैं, उनके नेतृत्व में आपके सामने बैठे हुए एक एक कार्यकर्ता, हम सब मध्य प्रदेश में कार्य कर रहे हैं। और जन आशीर्वाद यात्रा के लिए ग्वालियर आए केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक ने कहा कि लोकसभा के सत्र में विपक्ष ने सरकार को काम नहीं करने दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने मंत्रिमंडल में 27 ओबीसी, 12 एससी और 11 महिलाओं को मंत्री बनाया, लेकिन विपक्ष ने लोकसभा राज्यसभा में मंत्रियों का परिचय तक नहीं होने दिया। खटीक का आरोप है कि विपक्ष नहीं चाहता कि ओबीसी और एससी वर्ग के मंत्रियों को देश जान पाए, इसीलिए इस तरह का माहौल बनाया। हालांकि महंगाई के मुद्दे पर खटीक ने चुप्पी साध ली। लगातार महंगाई और बाढ़ पीड़ितों को लेकर जब सवाल पूछे जाने लगे तो केंद्रीय मंत्री खटीक प्रेस कॉन्फ्रेंस से उठकर चले गए। विपक्ष ने जिस तरह से गैर जिम्मेवाराना व्यवहार किया, न तो सरकार को काम करने दिया और न ही सरकार के काम में मदद की, न ही काम होने दिया। वहीं बीजेपी ने खंडवा लोकसभा उपचुनाव को लेकर भी तैयारियां काफी तेज कर दी और इस कड़ी में खंडवा पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने पार्टी कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों, जनप्रतिनिधियों की अलग अलग बैठक ली। साथ ही एक संयुक्त बैठक को संबोधित किया। वीडी शर्मा ने चुनावी रणनीति पर बातचीत की, साथ ही पार्टी जनों में जीत को लेकर जोश भरा। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का जिक्र कर बूथ से सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास वाले नारे को हकीकत में बदलने की अपील की। कहा कि हर बूथ पर बूथ समिति बनेगी, ये समिति पूरे प्रयास कर कांग्रेस का सफाया करेगी। वीडी शर्मा ने कहा कि जल्दी खंडवा सीट से बीजेपी प्रत्याशी का चयन हो जाएगा। आगामी आने वाले लोकसभा के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ताकत के साथ प्रत्येक बूथ को जीतने का संकल्प हमारे कार्यकर्ताओं ने लिया है कि हम इस चुनाव में अपने संगठन की ताकत के बल पर जीत करके इतिहास बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता करेंगे। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने आज दिल्ली में सोनिया गांधी से मुलाकात की। दोनों के बीच तकरीबन 1 घंटे तक बंद कमरे में कई मुद्दों पर बातचीत हुई। इस मुलाकात के कई सियासी मायने निकाले गए। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कल शाम 4 बजे विपक्षी दलों की एक वर्चुअल बैठक बुलाई।
इसमें विपक्ष के कई नेताओं के साथ पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, झारखंड समेत कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। विपक्षी दलों में एकता बनाने और ज्वलंत मुद्दों पर साझा रणनीति पर काम करने कमलनाथ और सोनिया गांधी की मुलाकात बेहद अहम मानी जा रही। 1 घंटे की इस मीटिंग में मध्य प्रदेश कांग्रेस की चुनावी तैयारियों को लेकर भी बात हुई। खबर मिल रही है कि कमलनाथ ने सिर्फ उपचुनाव की तैयारियों को लेकर सोनिया गांधी को रिपोर्ट दी है और 2023 में विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी की तैयारियों का जिक्र भी किया, उसकी जानकारी दी। मुलाकात के दौरान प्रदेश कांग्रेस पुनर्गठन को लेकर भी चर्चा का दावा है। और हमारे सहयोगी नवीन हमारे साथ में भोपाल से जुड़ रहे हैं। सीधे नवीन का रुख करते हैं। नवीन, काफी महत्वपूर्ण ये मीटिंग रही है, 1 घंटे की मुलाकात हुई है, क्या जानकारी मिल पाई, क्या अपडेट मिल पाया इस मुलाकात को लेकर? देखिए, सोनिया गांधी चाहती हैं कि साल 2024 में जो देश में लोकसभा चुनाव होने हैं उसके पहले विपक्षी दल एकजुट हो, एक फ्रंट पर हों और एक साथ मिलकर मोदी और भाजपा का मुकाबला करें। जाहिर है, और इस बीच में मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पार्टी तमाम जो विपक्षी दल हैं उनको एकजुट करने की पूरी कोशिश में है। चूँकि हिंदुस्तान के सीनियर कांग्रेस लीडर हैं और लगभग उनके सभी विपक्षी दलों से अकेले कांग्रेस के ऐसे नेता हैं जिनके सभी विपक्षी दलों से संबंध है। और इसके पहले हमने देखा भी है, ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के बाद जब दिल्ली की तरफ निकली तब सबसे पहले उनकी मुलाकात कमलनाथ से हुई। इसके अलावा अखिलेश यादव हों या फिर दूसरे जो विपक्षी दल हैं, सभी के जो अध्यक्ष हैं सबके नज़दीकी रिश्ते कमलनाथ के साथ हैं। तो ये माना जा रहा है कि सोनिया गांधी का जो एजेंडा है विपक्षी दलों को एकजुट करने का, वो कमलनाथ मुकम्मल करने की कोशिश में है। कल सोनिया गांधी ने वर्चुअल बैठक बुलाई है देश के सभी विपक्षी दलों के मुख्यमंत्री, अगर वहाँ पे जहाँ विपक्षी दलों की सरकारें हैं तो उन मुख्यमंत्रियों के साथ और तमाम बड़े नेताओं के साथ वर्चुअल बैठक होगी। माना जा रहा है कि 24 के पहले की ये तैयारी है जो कांग्रेस पार्टी कर रही है। इसके अलावा जो 1 घंटे की बैठक हुई है राष्ट्रीय परिदृश्य को लेकर, इन तमाम राष्ट्रीय राजनीति को लेकर चर्चा हुई। इसके अलावा मध्य प्रदेश कांग्रेस को लेकर भी काफ़ी लंबी चर्चा हुई, ऐसी खबरें निकलकर सामने आ रही। दरअसल मध्य प्रदेश में 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है, 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव है। इसके अलावा कभी भी नगरीय निकाय चुनाव हो सकते हैं। तो इसकी तैयारियों की रिपोर्ट कमलनाथ ने सौंपी है, मध्य प्रदेश कांग्रेस के संगठन की रिपोर्ट सौंपी है। आगे कैसे पुनर्गठन पार्टी का मध्य प्रदेश में होना है और किस तरीके से पार्टी आगे बढ़ रही है, तो ये तमाम रिपोर्ट कमलनाथ ने सौंपी है। साथ ही साथ ये भी खबर मिली है कि 2023 में मध्य प्रदेश में जो विधानसभा चुनाव होने हैं उसको लेकर कांग्रेस किन एजेंडों के साथ आगे बढ़ रही है। तो महंगाई, बेरोजगारी के तमाम बड़े मसले हैं मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश में लगभग हर संगठन इस वक्त हड़ताल, धरना और आंदोलन पर है। तो ये सारे जो संगठन हैं जो सरकार से नाराज़ चल रहे हैं, जो कर्मचारी संगठन हैं या फिर अलग अलग जो संगठन है, उनको सबको किस तरीके से कांग्रेस पार्टी साध रही है और उनके एजेंडों को कांग्रेस पार्टी किस तरीके से मुखरता के साथ आगे बढ़ा रही है। तो ये सारी रिपोर्ट्स कमलनाथ ने सौंपी है। बताया है मध्य प्रदेश की राजनीति का हाल, कि मध्य प्रदेश में क्या हालात बने हुए, बाढ़ की वजह से जो तबाही हुई है वहाँ पर राहत पुनर्वास की कोशिशें उस तरीके से नहीं हुई, उतनी शिद्दत से नहीं हुई जितनी शिद्दत से होनी चाहिए थी, और वहाँ के लोगों के क्या हाल है और किस तरीके से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने वहाँ पर मौके पर जाकर मोर्चा संभाला था, लोगों की मदद की थी। कांग्रेस के जो तमाम नेता हैं ग्वालियर चंबल के, उन लोगों ने लगातार बाढ़ पीड़ितों के बीच में दिन और रात गुजारे थे। उनकी आर्थिक मदद के साथ साथ जो शुरुआती जो फौरी राहत थी, अनाज और तमाम जो राशन की, वो सारी की हैं। तो ये इस तरीके से मध्य प्रदेश के जो सूरत हाल हैं सियासत के, इन तमाम मसलों पर आज 1 घंटे की बैठक के दौरान चर्चा हुई है। चलिए, तो 1 घंटे की इस मुलाकात में प्रदेश के हालात बताए हैं, आगामी चुनाव को लेकर रणनीति बनी है, और सबसे बड़ी बात ये कि इस वक्त मध्य प्रदेश में जो कुछ परिवर्तनों की भी चर्चा चल पड़ी थी संगठन में, उसको लेकर भी संभावित तौर पर चर्चा हुई, ये भी बताया गया। शुक्रिया आपका नवीन इस पूरी जानकारी के लिए। भोपाल में अपनी मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे चयनित शिक्षकों और बेरोजगारों पर लाठीचार्ज पर अब सियासत गरमाई है। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर सरकार को घेरा। पूर्व सीएम कमलनाथ ने भी सरकार पर बड़ा
हमला बोला। उन्होंने ट्वीट किया कि प्रदेश में हजारों बेरोजगारों युवा रोजगार मांगे तो उन पर लाठियां बरसाते हैं, हजारों चयनित शिक्षक नियुक्ति पत्र मांगे तो कोविड गाइडलाइन की याद दिलाते हैं, उन पर प्रकरण दर्ज कर लेते हैं। वहीं दूसरी ओर बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा तमाम नियम कायदों और गाइडलाइन से परे हैं, इन्हें ताक पर रखकर भव्य तरीके से आयोजन जारी है। ये है सरकार की वास्तविकता और दोहरा चरित्र। इधर कांग्रेस के जुबानी हमलों पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस के ये तमाम आंसू घड़ियाली हैं, हमारी सरकार कर्मचारी हितैषी। राखी का भी अपमान हुआ है और दूसरी तरफ जो बेरोजगार युवक आए थे ये वो लोग हैं चयनित शिक्षक जो कमलनाथ जी की सरकार में इनका सिलेक्शन हो चुका है, सत्यापन होगा, केवल चिट्ठी देना है अपॉइंटमेंट की, वो ये सरकार नहीं दे रही है। ये घड़ियालू आंसू है, ये शिवराज सिंह जी की सरकार है, ये जन हितैषी सरकार है, कर्मचारी हितैषी सरकार है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय इनका सोच है। ये दिग्विजय सिंह जी वो हैं जो इन शिक्षकों को 500 रुपया महीना देते थे और शिवराज सिंह जी की सरकार में उनको 50,000 रुपया महीना मिलता है। अफगानिस्तान में तालिबान के आतंक को लेकर देश में भी राजनीति पूरी तरह से गरमाई दिखती। सोशल मीडिया पर जनप्रतिनिधियों से लेकर कुछ लोग तालिबान के समर्थन में प्रतिक्रिया दे रहे हैं। मामले पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने ऐसे लोगों को चेतावनी देते हुए कहा कि ऐसे लोग अपनी हरकतों से बाज आ जाएं। तालिबानी सोच के साथ इस तरह की बातें देश में बर्दाश्त नहीं होंगी। इस दौरान सारंग ने एक बार फिर नेहरू पर निशाना साधा, कहा कि नेहरू की योजना और गलत नीतियों ने इस देश को बहुत पीछे कर दिया। आरोप लगाया कि नेहरू परिवार ने देश पर कब्जा करने की कोशिश की है। नेहरू ने देश सेवा के नाम पर सिर्फ राजनीति की। सारंग ने कहा कि अंग्रेजी सभ्यता को बढ़ावा देने वाले नेहरू ने देश की परंपरा और संस्कृति पर कुठाराघात किया। वहीं कट्टी बीजेपी जिलाध्यक्ष राम रतन पायल ने बढ़ रही महंगाई से परेशान लोगों को तालिबान जाने की सलाह दे दी। पेट्रोल डीजल के दाम को लेकर मीडिया के सवाल पर वो भड़क गए और लोगों को तालिबान जाने की नसीहत देने लगे। नेहरू जी की योजनाओं ने, उनके कार्यक्रम में और उनकी नीति ने इस देश को बहुत पीछे कर दिया और वही नीति रीति लेकर कांग्रेस चलती रही कि इस देश में इस तरह की मानसिकता नहीं चलेगी। किसी भी तरह तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ावा देना और इस देश में आतंकवादियों को समर्थन देना अब ये नहीं चलेगा। तालिबान चले जाओ, वहाँ देख लो आपके अफगानिस्तान में अपने देश की बात पेट्रोल 50 रुपए है, वहाँ भरवा के लाओ, वहाँ भरवाने वाला कोई नहीं है। शांति तो है कम से कम। कैसे मोदी जी ने इसको संभाल के रखा हुआ है। आज भी 80 करोड़ लोगों को फ्री में अनाज दे रहे हैं। आप सोचिए कोई दे सकता है क्या? सिविल ड्रेस में कमर पर पिस्टल टांगे आपने कई पुलिसकर्मियों को सड़क चौराहों पर रौब झाड़ते अक्सर देखा होगा, लेकिन ग्वालियर में अब ऐसा नहीं चलेगा। बिना वर्दी के घूमने वाले पिस्टल लेकर रौब नहीं झाड़ पाएंगे। अगर ऐसा किया तो ऐसे पुलिसकर्मियों की खैर नहीं। एसपी अमित सांघी ने ऐसे पुलिस जवानों और अफसरों को लेकर सख्ती दिखाई। एसपी ने आदेश देते हुए साफ कहा कि अगर पुलिसकर्मी बगैर वर्दी के पिस्टल लगाए दिखा तो कड़ी कार्रवाई करेंगे। इतना ही नहीं, बगैर परमिशन के कोई कर्मचारी सिविल ड्रेस में मिला तो उसे भी कार्रवाई से गुजरना पड़ेगा। एसपी अमित सांघी ने एएसपी, सीएसपी और सभी थाना प्रभारियों को इस आदेश की कॉपी भेजकर नियमों के पालन के आदेश दिए हैं। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने एसपी के इस आदेश का समर्थन किया, साथ ही अपील की कि सादे कपड़ों में जवान पिस्टल लेकर ना घूमें। सिविल में ड्यूटी कोई नहीं करेगा। एक थाने में सूचना संकलन का आरक्षक रहता है, वो सिविल लगा सकता है, किंतु इसके अलावा यूनिफॉर्म में फोर्स को रहना चाहिए। तो इसके लिए मैंने आदेश निकाला है और अगर यदि कोई पालन करता हुआ नहीं मिलता है तो उस पर कड़ी विभागीय कार्रवाई हम करेंगे। कोरोना महामारी के बीच मध्य प्रदेश में डेंगू का प्रकोप बढ़ रहा है। इंदौर में पिछले 2 दिन में 8 मरीज मिले। एमजीएम मेडिकल कॉलेज की माइक्रोबायोलॉजी लैब में 3 नए मरीजों की पुष्टि हुई। इसे मिलाकर अब तक डेंगू के 45 मरीज सामने आ चुके हैं। केस बढ़ने के बाद मलेरिया शाखा का अमला प्रभावित इलाकों में सर्वे कर रहा है। 85 वार्डों में 2000 से ज़्यादा कॉलोनियों में ज़्यादा फोकस किया गया है। केवल 14 टीमों के भरोसे सर्वे का काम है। लार्वा नष्ट करने का काम भी उन्हीं टीमों के पास है। इधर जबलपुर में बीते 1 महीने में 123 से ज़्यादा डेंगू मरीज मिले। पिछले 24 घंटे में 25 लोगों के सैंपल लिए गए, जिसमें से 5 डेंगू पॉजिटिव निकले। लगातार बढ़ते डेंगू केसेस से स्वास्थ्य महकमे में चिंता है।
हालात ये हैं कि कोविड के बाद खाली हुए सरकारी निजी अस्पतालों के बेड अब डेंगू समेत मौसमी बीमारियों के मरीजों से भर रहे हैं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों अपडेट्स के लिए आप देखते रहें IBC 24। नमस्कार।